डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो हमने जो एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ी थी, एक्वेशन रिएक्शन, जिसमें कॉम्प्लेक्स में कोई एनायनिक लिगेंड का रिप्लेसमेंट किसी एक्वा लिगेंड के द्वारा किया जाता है, तो उस रिएक्शन की जस्ट ये रिवर्स रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन में इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें एक्वा लिगेंड ट्रांजिशन मेटल के साथ में बॉन्डेड होता है, और जब सॉल्यूशन में हम एनायनिक लिगेंड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये लिगेंड एक्वा लिगेंड को रिप्लेस कर देता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम एनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जनरली हम इसकी काइनेटिक्स स्टडी की बात करें तो ये एक बायोमोलिकुलर टाइप की रिएक्शन होती है, और इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट और जो रिएजेंट है, जो कि एक एनायनिक लिगेंड होता है, इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। लेकिन केवल इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम इसकी जो मैकेनिज्म है उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, कई बार ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। तो अब हम बात करेंगे इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें सबस्ट्रेट एक कोबाल्ट एमीन एक्वा कॉम्प्लेक्स है, इसके पहले स्टेप में जो कि एक जिसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, इसमें एक्वा लिगेंड ये डिपार्ट होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है, और यहाँ पर हम देखें कि एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो इस रिएक्शन के लिए जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है, इसके लिए रेट कांस्टेंट K1 होता है, जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन है इसके लिए रेट कांस्टेंट K2 है। फर्दर हम बात करें कि जो यहाँ पर इंटरमीडिएट बना है, ये इंटरमीडिएट अनडिटेक्टेबल होता है, और इसकी जो हम कंसंट्रेशन की बात करें तो बहुत माइन्यूट होती है, काफ़ी कम होती है, क्योंकि ये फॉर्म भी होता है साथ में कंज्यूम भी होता रहता है। और जनरली हम बात करें कि ये इसकी जो कंसंट्रेशन में चेंजिंग है वो 0 होती है। हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी कंसंट्रेशन होती है वो अनचेंजेबल होती है। और इस प्रकार की रिएक्शंस के लिए हम एक स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करते हैं, जिसमें ये मानते हुए कि जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है इसकी कंसंट्रेशन अनचेंजेबल है और इसकी कंसंट्रेशन है वो माइन्यूट है, काफ़ी माइन्यूट है। सेकंड स्टेप की यदि हम बात करें तो यहाँ सेकंड स्टेप में जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है ये एनायनिक लिगेंड के साथ में एक नया कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड या 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K3 होता है। हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें प्रोडक्ट के बेसिस पे, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो होगी D कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन dt इज इक्वल टू K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायनिक लिगेंड। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये यहाँ पर एक जो कंसंट्रेशन का पद है, कंपोनेंट है, वो इंटरमीडिएट का है, और हम जानते हैं कि इंटरमीडिएट की जो कंसंट्रेशन है वो अनचेंजेबल है। तो जब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम मेथड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम इसकी जो टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन में चेंज है उसको 0 मानते हैं। तो यहाँ पर जो नई इक्वेशन बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, D कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट अपॉन dt इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू जितने भी स्टेप्स इंटरमीडिएट फॉर्मेटिव हैं जिनमें फॉर्मेशन होता है उनको हम प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जिन स्टेप्स में
इंटरमीडिएट का कंजप्शन होता है या यूटिलाइज होता है, उनको हम माइनस साइन के साथ में लिखते हैं। तो अब ये हो जाएगा K1 कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट माइनस K2 कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द H2O माइनस K3 कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायनिक लिगैंड। फर्दर हम बात करें तो ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम राइट हैंड साइड में ले लेंगे। उसके बाद में हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो होगी K1 कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इज इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O प्लस K3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनायनिक लिगैंड। फर्दर हम बात करें तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट है, इस पार्ट को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक नई इक्वेशन आएगी। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में इसको हम इस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट अपॉन K1 इंटू K2 कंसंट्रेशन ऑफ H2O प्लस K3 कंसंट्रेशन ऑफ एनायनिक लिगैंड। फर्दर हम जो कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर डिराइव करनी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट इज इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट अपॉन K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O प्लस K3 कंसंट्रेशन ऑफ एनायनिक लिगैंड। ये जो वैल्यू आई है कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट, इसको हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में रखेंगे, जो कि हमारे पास पहले की डेराइव्ड है। तो यहाँ पर जब हम पुट करते हैं ये वैल्यू, तो हमारे पास जो रेट ऑफ फ्रिक्शन है वो आएगी K3 अपॉन K1 K3 इंटू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायनिक लिगैंड अपॉन K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 प्लस K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायनिक लिगैंड। फर्दर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सबस्ट्रेट और यहाँ पर एनायनिक लिगैंड हो गया। इसके बाद में हमारे पास जो इक्वेशन 3 आई है, ये इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन है। और अब इसके बेसिस पे हम जो काइनेटिक्स स्टडी है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सी ऑर्डर काइनेटिक्स है वो फॉलो होगी। कंडीशन फर्स्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम कंडीशन फर्स्ट ये लेंगे कि जो एनायनिक लिगैंड की कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पर एनायनिक लिगैंड की कंसंट्रेशन कम होने का मतलब ये है कि ये कंपैरेटिवली H2O की जो कंसंट्रेशन है उसकी तुलना में काफ़ी कम है। तो यहाँ पर इसको हम 0 मानेंगे, K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायनिक लिगैंड, ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आएगी वो होगा K1 K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायनिक लिगैंड अपॉन K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्वा लिगैंड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट और जो एनायनिक लिगैंड है इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। तो हम कहेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो H2O की कंसंट्रेशन है उसको हम मानते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इनकी कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये दो मोइटीज़ की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होगा, एक सबस्ट्रेट है, एक एनायनिक लिगैंड है। और सेकंड कंडीशन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम मानते हैं कि जो एनायनिक लिगैंड जो हमने इंट्रोड्यूस किया सॉल्यूशन में उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू एक्वा लिगैंड। तो अब हम इस कंडीशन के लिए एक्वा लिगैंड को नेग्लिजिबल मानेंगे, 0 मानेंगे। और हमारे पास जो नई जो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन आएगी वो आएगी K1
K3 into substrate into anionic ligand upon K3 into anionic ligand। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ एनायनिक लिगेंड है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। K3 जो रेट कांस्टेंट था वो कैंसिल आउट हो जाएगा। एट लास्ट हमारे पास जो इक्वेशन आएगी रेट ऑफ रिएक्शन की वो आएगी R इज इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। मतलब ये अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं किसी एनायनिक लिगेंड की, वैसे वैसे जो रिएक्शन की जो काइनेटिक्स है वो चेंज होती है। कम एनायनिक लिगेंड की कंसंट्रेशन पे हमने देखा है कि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, जबकि कंसंट्रेशन ज़्यादा हो एनायनिक लिगेंड की तो यही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है रिएक्शन। नेक्स्ट हम इसको एक यूनिफॉर्मली डिस्कस करेंगे, काइनेटिक्स ऑफ ऑक्टेडाइल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें जो एक्विटेड कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक्वा लिगेंड बॉन्डेड है, इसकी यदि रिएक्शन मैकेनिज्म को देखें तो फर्स्ट स्टेप जो कि जिसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है उसमें एक्वा लिगेंड वो डिपार्ट होता है और यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और इसमें हमने केवल M लिखा है। इसका मतलब केवल मेटल नहीं है, इसके साथ 5 लिगेंड और जुड़े हुए हैं, या हम कहें कि इसकी जो नंबर ऑफ टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पर इसके 6 हैं, लेकिन शो यहाँ पर केवल हमने एक्वा लिगेंड के साथ इसको किया है। तो इसमें जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड हो रही है उसके लिए रेट कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड के लिए K-1 है। सेकंड स्टेप जिसमें लिगेंड इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और बॉन्ड फॉर्मेशन के आफ्टर एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसमें एनायनिक लिगेंड मेटल के साथ बॉन्डेड रहता है। तो यहाँ पर इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है। फर्दर हम बात करते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम यदि देखें तो रेट इज इक्वल टू D कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन DT इज इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है ये अनडिटेक्टेबल है और इसकी कंसंट्रेशन है उसमें चेंज हम 0 मानते हैं और इसके लिए हम स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट है वो अप्लाई करते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि D कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट अपॉन DT इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू K1 M, ये जो सबस्टेट है K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्टेट माइनस K-1 इंटू concentration of intermediate into concentration of aqua ligand minus K2 concentration of intermediate and concentration of ligand। फर्दर हम बात करें कि जो concentration of the intermediate हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी K1 into concentration of the substrate upon K-1 into concentration of H2 plus K2 into concentration of the ligand। यहाँ पर हम जो कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट की वैल्यू हमें जो मिली है इसको हम जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम पुट करेंगे और पुट करने के बाद में हमारे पास जो रेट लो आएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन वो होगा रेट इज इक्वल टू K2 K1 कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द लिगेंड अपॉन K-1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 प्लस K2 इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड। यहाँ पर जब हम 2 प्रकार की कंडीशन अप्लाई करते हैं, जिसमें पहली कंडीशन ये है कि लिगेंड की कंसंट्रेशन हमने बहुत ज़्यादा हाई ले रखी है, तो यहाँ पर जो K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द लिगेंड जो पद है, जो कंपोनेंट है, इसकी जो वैल्यू है वो K-1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 से काफ़ी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर
इस वाले कंपोनेंट को हम 0 मान लेते हैं, K-1 इंटू H2O। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेट लो प्राप्त होता है वो होता है रेट इज इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। और यहाँ पर हम कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। सेकंड स्टेप जिसमें कंसंट्रेशन एनायनिक लिगेंड की काफ़ी कम होती है कंपेयर टू H2O लिगेंड, एक्वा लिगेंड, और इसके कारण हम जो K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L पार्ट है इसको हम 0 मान लेंगे। तो अब हमारे पास जो रेट ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट होगी वो होगी K1 इंटू K2 इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द लिगेंड अपॉन K-1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। इसको हम फर्दर ये मान लेते हैं कि जो H2O की कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इसमें जो चेंजेस होते हैं वो उनको हम कंसिडर नहीं करते। तो इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।